हेलो दोस्तों, ये है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का दूसरा भाग। आज के वीडियो में हम जाति का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है इस बारे में जानेंगे और सामाजिक विभाजन के निर्धारक तत्व कौन से हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पाठ हम शुरू करते हैं एक कविता से, जो कि एक महाराष्ट्र के कवि नामदेव धसाल ने लिखी है। यह कविता 70 के दशक में भारतीय समाज में दलितों की पीड़ा का व्याख्यान करती है। सदियों तक सफर किया उन लोगों ने, लेकिन अब हमें कहना है ना, अंधेरे की इस पथ यात्रा से। हाँ, हमारे पुरखे अंधेरे को ढोते ढोते झुक गए, लेकिन अब हमें उतारना है बोझ उनके पीठ से। इस अनुपम नगर के लिए ही बिखरा था हमारा लहू, और बदले में यह मिला खाने को पत्थर। दोस्तों, नामदेव धसाल की ये कविता 70 के दशक में पूरे भारत के सामाजिक संरचना की ओर ध्यान आकृष्ट करती है और यह बताती है कि दलित जातियों के अस्तित्व की पहचान और पहुंच राजनीति से कोसों दूर थी। दोस्तों, भारत में वर्ण व्यवस्था कुछ इस तरह है जिसमें एक जाति के लोग समाज में ऊंचे पायदान पर होते हैं और अन्य जातियों के लोग क्रमागत के क्रम से नीचे। उदाहरण के तौर पर हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित स्वरूप है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। दोस्तों, यह व्यवस्था क्रमानुसार है, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊंचे स्थान पर माने जाते हैं और शूद्र सबसे निचले पायदान पर। दोस्तों, 1967 तक राजनीति में सवर्ण जातियों यानी कि ऊंची जातियों का वर्चस्व था। 70 से 90 तक के दशक के बीच सवर्ण और मध्यम पिछड़ी जातियों में सत्ता पर कब्जा के लिए संघर्ष चला। 1990 के बाद ही पिछड़ी जातियों और दलितों की जागृति की अवधारणाएं राजनीति में उपस्थित हुई। इन अवधारणाओं के चलते कई राजनीतिक नीतियों का निर्माण भी हुआ। भारतीय राजनीति में पिछड़े और दलितों का संघर्ष प्रभावी रहा है। सरकार अपनी नीतियों में दलित न्याय की पहचान सबसे केंद्र बिंदु का विषय बनाकर रखने का प्रयास करती है। दोस्तों, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में राजनीति का चित्र कुछ ऐसा ही है। राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीति होड़ करने लगती है और इसी तरह सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन बन जाते हैं। और दोस्तों, वैसे भी अगर अलग अलग संघर्ष तत्वों के बीच राजनीतिक सामंजस्य स्थापित नहीं किया जाएगा तो देश विघटन की ओर चला जाएगा। दोस्तों, लोकतंत्र राजनीति में एक ऐसी प्रणाली है जिसमें राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजन की बात करना और अलग अलग समूहों से अलग अलग वायदे करना बहुत ही स्वाभाविक है। अलग अलग समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना बहुत ही अहम होता है। इसी के साथ साथ इन समुदायों की उचित मांगों और जरूरतों को पूरा करने की नीतियां बनाई जाती हैं। दोस्तों, कई देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के बीच सीधा सीधा संबंध होता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक तत्व कौन से होते हैं। पहला है लोगों की अलग अलग पहचान। दोस्तों, लोग अपनी पहचान स्व अस्तित्व तक ही सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि हर एक मनुष्य में राष्ट्रीय चेतना, जिसे हम अंग्रेजी में नेशनल थॉट कहते हैं, उसके अलावा उपराष्ट्रीय चेतना या फिर सब नेशनल थॉट या स्थानीय चेतना, जिसे हम रीजनल थॉट भी कहते हैं, ये सभी होती है।
दोस्तों, जब कोई एक चेतना बाकी चेतनाओं की कीमत पर उग्र होने लगती है, तो समाज में असंतुलन पैदा होता है। उदाहरण के तौर पर, जब तक ऐसा माना जाएगा कि बंगाल बंगालियों का है, महाराष्ट्र मराठियों का है, गुजरात गुजरातियों का है और इसी तरह की और स्थानीय चेतनाएं खत्म नहीं होती, तब तक भारत की अखंडता, एकता और सामंजस्य खतरे में रहेगा। इसलिए सही यही होगा कि पहचान के लिए सभी चेतनाएं अपनी अपनी मर्यादा में रहें और एक दूसरे की सीमा में दखल ना दें। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान यानी कि मल्टीपल आइडेंटिटीज को राष्ट्रीय पहचान यानी कि नेशनल आइडेंटिटी का हिस्सा मानते हैं, तो कोई भी समस्या नहीं होगी। ये तो था पहला तत्व। दूसरा तत्व है कि किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। दोस्तों, संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। अभी तक की गई चर्चा से एक चीज तो स्पष्ट होती है कि 70 के दशक के बाद राजनीति का स्वरूप और 80 और 90 के दशक में राजनीति परिदृश्य में बदलाव हुआ और भारतीय समाज में सामंजस्य अभी तक बरकरार है। चलिए अब देखते हैं कि तीसरा तत्व क्या है। सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम सरकार के रूप पर भी निर्भर करता है। दोस्तों, यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। अगर भारत में पिछड़ों और दलितों के प्रति न्याय की मांग को सरकार शुरू से ही खारिज करती रहती, तो आज भारत विखराव की कगार पर होता। लेकिन सरकार इनकी सामाजिक न्याय को उचित मानते हुए सत्ता में साझेदारी बनाए रखने का प्रयास करती है और यह भी प्रयास करती है कि देश की मुख्य धारा से ये लोग जुड़े रहें। छोटे छोटे संघर्षों के बावजूद भी भारतीय समाज में समरसता और सामंजस्य स्थापित है। दोस्तों, ये थे 3 तत्व जो सामाजिक विभाजन को निर्धारित करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जातीय व्यवस्था राजनीति को किस तरह प्रभावित करती है। दोस्तों, राजनीति में इनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। चलिए देखते हैं वो क्या क्या है। सकारात्मक पहलू यह है कि राजनीति में जातीय विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमजोर समुदायों के लिए अपनी बात आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती है। इसके अर्थ में जातिगत राजनीति में दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने और निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने और प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा की है। तो दूसरी ओर सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह हो सकती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर जाति होती क्या है। दुनिया भर में सभी समाजों में सामाजिक असमानताएं और श्रम विभाजन पर आधारित समुदाय विद्यमान है। भारत में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। भारत की तरह दूसरे देशों में भी पेशा वंशानुगत है। पेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वमेव चला आता है। पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था ही जाति कहलाती है। दोस्तों, यह व्यवस्था जब स्थायी हो जाती है तो श्रम विभाजन का अतिवादी रूप कहलाती है। दोस्तों, पेशे पर आधारित समुदायों की पहचान अलग अलग होती है। इन समुदायों की अलग अलग पहचान के साथ साथ इनके पेशे भी मिलते जुलते होते हैं। इनके बेटे बेटियों की शादी आपस के समुदाय में ही होती है और खान पान भी समान समुदाय में ही होता है। दोस्तों, इन बातों को इन समुदायों में बहुत ही गंभीर रूप से लिया जाता है और अगर कोई भी इनका उल्लंघन करता है, उन्हें समुदाय से निष्कासित कर दिया जाता है।
दोस्तों, हिंदू समाज की वर्ण व्यवस्था भी शुरू में श्रम विभाजन पर ही आधारित थी और श्रम के अलावा इनमें आपस में खान पान और शादी विवाह तक भी होते थे। लेकिन कालांतर में यह व्यवस्था स्थायी और कठिन हो गई और शादी विवाह और खान पान भी एक ही वर्ण तक सीमित रह गए। इसके बाद एक वर्ण में कई सामुदायिक व्यवस्थाएं हो गई जो समुदाय की अतिवादी व्यवस्था है। दोस्तों, इसे जातिगत व्यवस्था कहते हैं, जिसके बारे में हमने इस पाठ में पहले भी पढ़ा था। दोस्तों, इसके चलते भारतीय समाज पूरे तरीके से अगड़ी और पिछड़ी जातियों में विभाजित हो गए और इसके साथ साथ जातीय भेदभाव भी शुरू हो गए। निचली जातियों के प्रति छुआछूत का व्यवहार होने लगा और निचली जातियों को आज भी कई तरह की पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं। दोस्तों, सरकार द्वारा बनाई गई कई नीतियों और कोशिशों के बावजूद भारतीय समाज में असमानता है और औसत आर्थिक हैसियत यानी कि एवरेज इकोनॉमिक स्टेटस का संबंध वर्ण व्यवस्था से गहरा है। चलिए देखते हैं कि राजनीति में जातियों के पहलू क्या हैं। तो दोस्तों, जाति राजनीति पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। निर्वाचन के वक्त पार्टी अभ्यर्थी यानी कि कैंडिडेट तय करते समय जातीय समीकरण का ध्यान जरूर करती है। चुनाव क्षेत्र में जिस जाति विशेष के मतदाताओं की संख्या ज्यादा होती है, पार्टी उसी जाति के हिसाब से अपना अभ्यर्थी यानी कि कैंडिडेट चुनती है। दोस्तों, राजनीतिक पार्टियां जीत हासिल करने के लिए जातिगत भावना को भड़काने की कोशिश करती हैं। कुछ दल विशेष की पहचान भी जातिगत भावना के आधार पर हो जाती है। निर्वाचन के वक्त पार्टियां वोटरों के बीच साख बनाने के लिए अपना चेहरा स्वच्छ और जाति भावना से ऊपर बनाने की कोशिश करती है। दलितों और निचली जातियों का भी महत्व निर्वाचन के वक्त बढ़ जाता है। उच्च वर्ग के लोग भी निचली जातियों के प्रति नर्म हो जाते हैं और इस दौरान इन जातियों में राजनीतिक चेतना जागती है। चलिए दोस्तों, आज के इस पाठ में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने जाना कि जाति का राजनीति पर क्या प्रभाव होता है, सामाजिक विभाजन के निर्धारक तत्व कौन से हैं और हमने जाति पर भी चर्चा करी। दोस्तों, आप घर जाकर अपनी पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति का पाठ 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जरूर पढ़िए। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति के बीच क्या मेल है। धन्यवाद।